नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों की संगत पंगत है, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं बिहार के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी, रवि उपाध्याय जी और सरोज सिंह जी। देखिए, हम फिर से यह कह रहे हैं कि कोई एग्जिट पोल हम नहीं दिखा रहे हैं। अभी हम सीटों के बारे में वहां की जनता का मिजाज बता रहे हैं जिन्होंने मत प्रदान किया है और इससे जो संकेत मिलने शुरू हुए हैं, क्या इसी संकेत के अनुसार नतीजे आएंगे, यह तो एग्जिट पोल में मालूम होगा। लेकिन आज फिर से हम इन वरिष्ठ पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषक के साथ कुछ सीटों के बारे में समझेंगे और शुरुआत करेंगे सरोज सिंह साहब से। सरोज सिंह जमुई से ही आते हैं और जमुई भी एक हॉट सीट रही। पहले ही चरण में चुनाव संपन्न हुआ, चिराग पासवान की प्रतिष्ठा दांव पर थी। चिराग पासवान स्वयं जमुई से आज की तारीख में भी सांसद हैं, लेकिन इस बार उन्होंने यह सीट छोड़ दी, वे हाजीपुर चले गए और उन्होंने जमुई में अपने बहनोई अरुण भारती को चुनाव लड़ाया और उनके सामने, अरुण भारती के सामने, तेजस्वी यादव ने उतारा अर्चना रविदास को, जिनके पति जो हैं वह यादव है, मुकेश यादव, अविनाश नाम है शायद। और कहा जा रहा है कि लड़ाई भी बहुत कांटे की रही। तो मुझे लगता है कि सरोज जी जमुई से आते हैं, घर है, ज्यादा करीब से इन्होंने वहां का मिजाज समझा होगा। बाकी अपने वरिष्ठ पत्रकारों के साथ तो हम साझा करेंगे ही। तो शुरुआत करते हैं जमुई से। सरोज जी, आप क्या पा रहे हैं जमुई में, किस तरीके के संकेतक हैं और क्या नतीजे आ सकते हैं? देखिए ज्ञानेश्वर भाई की जमुई में भी आप कह सकते हैं कि लालू यादव ने एक प्रयोग किया। जी देखिए अमूमन वहाँ बात होती थी कि भाई हम एक ऐसे कैंडिडेट को दें जिसमें हमारा यादव कॉम्बिनेशन भी साथ साथ आए। जी तो अर्चना रविदास, जैसा आपने खुद कहा, उनके हस्बैंड है मुकेश यादव। जी तो ऐसा लगा कि वो सीट यादवों को ही मिल गया है। बिल्कुल। अमूमन होता क्या था, जो 19 का चुनाव हुआ, 14 का चुनाव हुआ, उसमें यादवों को लगा कि हम इतना बढ़ चढ़कर क्यों दें, चाहे जी उदय नारायण चौधरी लड़े और दूसरे लोग लड़े, हम्म यादवों का उस तरह से समर्थन नहीं मिला। हम्म लेकिन 24 की जहां तक बात है, 24 में हुआ ये गजब एक काम कि हम्म, मुकेश यादव और अर्चना रविदास जी दो एडिशनल वोट पहले भी था, हम्म, लेकिन जो एक रविदास वाला वोट था जी और जो यादवों का 100% समर्थन जी पूरे जुनून के साथ, हम्म ऐसा नहीं कि पार्टी है तो हम वोट कर दे रहे हैं, हम्म ऐसा नहीं, पूरे जुनून के साथ जो वोट करना होता हम्म है, ये जो प्लस हुआ, हम्म, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया जी। आरजेडी के लिए। तो ये जुनून जो था, जी वो चिराग पासवान के हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ करने दिया कि नहीं दिया, कि बिल्कुल गड़बड़ हो गए? देखिए, हम चिराग पासवान पर भी आते हैं कि वहाँ क्या क्या दिक्कत थी जी, चिराग पासवान। एक तो चिराग पासवान को लेकर जो एंटी इनकम्बेंसी थी, एंटी इनकम्बेंसी थी। एकदम जी एकदम एंटी इनकम्बेंसी थी। और कहीं ना कहीं चिराग पासवान को भी इसका एहसास था। जी वो अगर शिफ्ट हुए हैं हाजीपुर तो इसका एहसास जरूर था उनको। जी तो एंटी इनकम्बेंसी थी चिराग पासवान को लेकर। इसके अलावा जो एक उनके भीतरगात करने वाले लोग थे, वहाँ का जो समीकरण आप भी जानते हैं कि वहाँ जो राजपूत बहुल इलाका जी है, वहाँ किसका डोमिनेशन है, सब लोग जानते हम्म, हैं, चर्चा करने की जरूरत नहीं। तो जो भीतरगात का अंदेशा जी था, उस अंदेशा से भी चिराग पासवान वाकिफ थे। ठीक है। तो इसको काउंटर करने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की जी कि वो भीतरगात वाला जो नुकसान उनको हो जाता हम्म, था, उसको कम किया जाए, जी लेकिन वो हुआ नहीं। कोशिश कामयाब नहीं हुई। कोशिश चलिए, कामयाब मैं नहीं। देखिए, मैं बिल्कुल फाइनल संकेतक की ओर आता हूँ। जी जमुई में आप अर्चना रविदास को बढ़त मानते हैं कि अरुण भारती को? बढ़त घटत क्या देखते हैं? मुकाबला है या आसानी से किसी की जीत है? देखिए, एक अनुमान जो हम लगा रहे जी हैं और हमारे लोग लगा रहे हैं, वो यही लगा रहे हैं कि जो सीट एनडीए को 1 लाख 1.5 लाख मार्जिन से जीतनी चाहिए, जी जम्मू जैसी सीट जी जहां पे चिराग पासवान सांसद थे, उस सीट पर अब ये कहा जा रहा है कि मुकाबला 50-50 का है, लेकिन वहां पर एज अर्चना रविदास का है। अर्चना रविदास को देखिए, सरोज सिंह कह रहे हैं कि जमुई में चिराग पासवान को हार का सामना करना पड़ सकता है। चिराग पासवान की पार्टी को अरुण भारती जो उनके बहनोई है, हार सकते हैं चुनाव। अर्चना रविदास जीत सकती है, यह बड़ी भविष्यवाणी। और सरोज सिंह जमुई से ही आते हैं, इसलिए 4 जून को इनसे फिर से बातचीत करेंगे। एग्जिट पोल भी आएगा, लाइव सिटी का देखते रहिएगा। अरुण पांडे जी के पास आते हैं, जमुई को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, जमुई तो सरोज सिंह का गृह क्षेत्र है जी और मेरा ससुराली क्षेत्र है। जी और चुनाव के दौरान भी 2-3 दिन मैं था वहाँ। जी और जो कुछ लोगों से मैंने बात की, एक तो बात थी कि वहाँ ठीक है, चिराग पासवान के बहनोई वे खड़े थे वहाँ। तो जो एनडीए में भाजपा भले ही परिवारवाद पर हमला बोलते रहे, लालू प्रसाद पर, ये भी परिवारवाद ही था। जी
कि खुद चिराग ने अपनी सीट अपने बहनोई को दे दी थी। तो एक तो वो मामला था, लेकिन टोटलिटी में जो मैंने समझा वहाँ नरेंद्र मोदी का जो नाम, काम और चेहरा जो लाभार्थी जी योजना है, इसका भी प्रभाव था। और ये बात ठीक था कि अब नरेंद्र सिंह नहीं रहे वहाँ। जी। नरेंद्र सिंह से हम्म। लोजपा से क्या संबंध रहा था, ये उनके बड़े किसी से बेटे तो अजय प्रताप है सिंह चले वहाँ। गए तो अर्चना इसलिए रविदास के जहाँ साथ। वो इशारा सरोज जी ने अभी कहा कि वो राजपूत डोमिनेटेड जी इलाका है पॉलिटिकली और उसका क्या असर पड़ता, एक बात तो थी ही कुल मिला जुला कर। लेकिन मुझे वहाँ जो लगा, जो लोगों से मेरी बातें हुई, जी फीडबैक, मैं झाझा वगैरह सब जगह जम्मू भी गया था और उस इलाके में, तो मेरी तो समझ है कि वहाँ एनडीए की जीत होगी। चलिए, अरुण पांडे जी कह रहे हैं कि अरुण भारती लोजपा के प्रत्याशी जीत सकते हैं, और सरोज सिंह ने कहा अर्चना रविदास की बढ़त है। संजय जी, आपकी क्या जानकारी है? जो राजनीतिक गुना भाग है, जो सोशल कैलकुलेटर है, जो पॉलिटिकल कैलकुलेटर है, और जो इलेक्ट्रोल कैलकुलेटर है, ये तीनों को यदि हम बैठाएं तो क्या कहता है जमुई का नतीजा कैसे हो सकता है? नहीं, नाराजगी तो थी चिराग जी। पासवान जी से, और नाराजगी की वजह से ही उन्होंने हाजीपुर सीट बदला, जी सॉरी जमुई सीट बदला और हाजीपुर जी बदला। लेकिन मोदी मैजिक का प्रभाव वहां है, जी और जब हमारी लोगों से बात हुई तो जो वेलफेयर स्कीम्स थे बिल्कुल। उसको लेकर के थोड़ी मुखरता थी, जी और वो मुखर होकर के लोगों ने कहा कि भाई मोदी जी के वजह से ही हमारे हिस्से में ये सारी योजनाएं आई। जी तो अगर मोदी मैजिक वहां कामयाब हो जी तब तो अरुण भारती को एज मिलते हुए दिखेगा। जी लेकिन जिस तरह की बात कह रहे हैं कि अर्चना रविदास, ठीक है वो सुरक्षित सीट है, इसलिए वो तो रविदास और पासवान का एक जंग तो चलेगा जी वहाँ। लेकिन जो बैलेंसिंग वोट था, हम्म। जिस राजपूत जाति की बात ये कर रहे हैं, वो उसमें 50-50 की मुझे जानकारी है जी कि नाराजगी के बावजूद भी 50% लोगों ने वोट किया है। हम्म। अब रह गई बात कि जब इस तरह की लड़ाई होती है, जहां एक तरफ मोदी मैजिक है, वेलफेयर स्कीम्स है, और एक तरफ सोशल जो कॉम्बिनेशन जी है, जिस सोशल कैलकुलेटर की बात आप कर रहे हैं, तो जब सोशल कैलकुलेटर जब काम करने लगता है, वहां पर अगर मोदी मैजिक प्रभावी हो जी। गया तो चीजें डाइल्यूट हो जाती है। बाहर में सोशली लोग बात करते हैं जी कि हाँ हम इनके खिलाफ में वोट करेंगे, लेकिन जब ईवीएम के नजदीक जाते हैं तो फिर उनका जो लाभार्थी की जो योजनाएं हैं 5 किलो अनाज। जी वो दिखाई पड़ने जी लगती है, और फिर वो बटन कहीं और ईवीएम में पर दबा के चले आते जी हैं। तो मुझे जो लगता है कि वहां लड़ाई 50-50 की है। मैं बहुत स्पष्टता नहीं कह पाऊंगा चलिए, कि तो अरुण देखिए भारती जमुई में 50-50 है। रवि उपाध्याय सर, आप क्या मानते हैं, 50-50 है कि कहीं 51-49 भी है? सरोज जी ने तो साफ साफ कह दिया अर्चना रविदास, अरुण पांडे जी ने कह दिया अरुण भारती। देखिए, एक बात समझना पड़ेगा ज्ञानेश्वर जी, हम सब लोग की राय आ रही है, जी हम भी उसमें थोड़ा जोड़ना चाहते जी हैं कि चिराग पासवान वो जमुई सीट को छोड़ा नहीं, हम्म। वो अपने बहनोई को दिए हैं, और अपनी इच्छा से अपने पिता की विरासत को बचाने के लिए ही वह हाजीपुर जी सुरक्षित से लड़ेंगे। एकदम ये बात क्रिस्टल क्लियर है, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। नंबर एक। नंबर दो बात, जो राजपूत के वोट की जो बात आ रही है जी जमुई में, हम्म। तो वहां पर एक चीज याद करेंगे, सरोज जी को भी याद होना चाहिए, जी हम समझते हैं हम्म। कि दिग्विजय सिंह वहां पर थे, दादा जिनको कहते हैं, रेल राज्य मंत्री हुआ जी करते थे, उनकी बिटिया श्रेषी है भारतीय जनता पार्टी में, हम्म। वह जो है सो चिराग पासवान से कदम मिला के चलती हुई नजर आई पूरे जी चुनाव के दौरान, हम्म। हम उसके गवाह हैं। जी तो अब राजपूत तो वो भी है, और उनकी भी पकड़ है। जी तो ऐसे में राजपूत वोट में जो डेंट की बात हो रही है, और सबसे बड़ी बात कि नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली की शुरुआत चुनावी वहीं से की थी, जी जमुई से की, अपने बिल्कुल हनुमान के लिए, जी चिराग पासवान के लिए। जी तो वहां अब कोई बात नहीं, 51 हम देते हैं यहाँ पे, आप अरुण भारती को। एकदम 100%। चलिए, तो 51 आप दे रहे हैं अरुण भारती को, अर्चना रविदास को 49 दे रहे हैं। हम अरुण जी के पास आते हैं। भागलपुर, अजीत शर्मा बनाम अजय मंडल, या यूं कहें कि अजय मंडल बनाम अजीत शर्मा। अजय मंडल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत रही, गोपाल मंडल क्या क्या बोलते रहे, बुलो मंडल को जेडीयू में शामिल कराया गया, लेकिन जो संकेतक हैं वह क्या कहते हैं? देखिए, ये बात सही है कि भागलपुर में अजय मंडल को लेकर के सभी एमपी जो एनडीए के हैं जी सबको एंटी इनकम्बेंसी से जी कुछ अब बाद ही 2-3-4 जो आप कहेंगे, जिसका पीपुल्स कैंडिडेट कहिए या खुद का परफॉर्मर एमपी जी कहिए, तो वो 2 ही 3 ऐसे बिहार में जो 39 कल भी मैंने आपसे चर्चा की थी। हम्म तो भागलपुर के सिटिंग एमपी के खिलाफ तो ये था ही माहौल, हम्म और सीधी लड़ाई हुई वहाँ। इस बार भी जो सीधी लड़ाई थी, एक तरफ अजय मंडल थे और तो दूसरी तरफ अजीत शर्मा थे। अब इस बार एक लंबे अंतराल के बाद आपको याद होगा भागलपुर दंगा, जी
तब से कांग्रेस कहाँ बिल्कुल। थी। अजीत शर्मा वहाँ सिटिंग एमएलए हैं, जी। भूमिहार जात से हैं। जी कांग्रेस ने एक अपनी प्रतिष्ठा लगाई, उस सीट पर आए, राहुल गांधी भी आए थे प्रचार जी। को। तो एक कांग्रेस उम्मीद करती है, लेकिन फिर मुझे लगता है कि वो कौन सा वोट मिलेगा, क्या वहाँ मुसलमानों के वोट कांग्रेस को मिलेंगे? यही भागलपुर है जिसके बाद पूरे देश में कांग्रेस से मुसलमान विमुख हुए, जी। आज तक वो उस फोल्ड में नहीं गए और उसी की जमकर खेती की जब बाद में लालू प्रसाद चीफ तो कांग्रेस मिनिस्टर ने बने। जेडीयू को दे दिया, मुसलमानों ने जेडीयू को दे दिया। नहीं, यही तो सवाल है कि जी। वहाँ स्वाभाविक पसंद तो कांग्रेस हो नहीं सकते, जी। पूरी ताकत लगाई। हम्म। कांग्रेस के लिए तो था एम/ए, जी। जो सामाजिक समीकरण कहते हैं यादव, और हम्म। एक प्रयोग वहां भी उस रूप में यदि कहेंगे लालू प्रसाद का, जी। तो वहां भी प्रयोग ही हुआ हम्म। कि भाई कांग्रेस का कैंडिडेट जो भूमिहार जाति का है उसको इनोर्स किया था लालू बिल्कुल। प्रसाद। तो लड़ाई हुई है, लेकिन फिर मुझे लगता है कि भागलपुर में अपर हैंड है एनडीए का। एनडीए का मतलब जेडीयू के अजय मंडल का। सरोज जी आप क्या मानते हैं? जी, हमारी भी राय यही है कि जी। वहाँ पर जो है अजय मंडल का ही ज्यादा जोर है। हाँ। वजह है कि लड़ाई हुई वहाँ जी। पे, लेकिन जो उम्मीद थी अजीत शर्मा को लेकर कि उनको सब लोग सपोर्ट करेंगे, हम्म। खासकर अपनी पार्टी के लोग सपोर्ट जी। करेंगे। हमको लगता है कि कांग्रेस ने ही कहीं से उनको नुकसान पहुंचाया। दूसरे अच्छा, लोगों ने तो समर्थन, भीतरघात हो गया। भीतरघात वहाँ पे हुआ है। राहुल गांधी भी आए थे। राहुल गांधी आए थे, तमाम लोग आए थे, लेकिन जो भागलपुर का लोकल फैक्टर है, जी। परवीन जी की बात कर सकते हैं और दूसरे नेता थे, हम्म। उन लोगों ने बहुत दिल से बहुत मदद मदद नहीं की। नहीं किया, जिसका नुकसान इनको उठाना पड़ा। लेकिन जो मोमेंटम बना था जी। अजय शर्मा को लेकर, वो चुनाव के दिन आते आते थोड़ा कमजोर पड़ गया और इसका फायदा जो है अजय मंडल को अजय मिला। मंडल को। रवि उपाध्याय जी आप क्या मानते हैं, अजीत शर्मा बनाम अजय मंडल की लड़ाई में अजय मंडल या अजीत शर्मा? नहीं, अजीत शर्मा को एज नहीं होता हुआ दिखाई जी। पड़ा है ज्ञानेश्वर जी। अजय मंडल ही वहां से आएंगे। जी। लाख उनके खिलाफ बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी जी। थी, लेकिन वही जो अरुण जी ने बात कही, जो एम की बात कही, जी। जो उससे पहले किस तरह से दंगा हुआ था, उसके बाद उसको नीतीश कुमार ने ही ये किया बिल्कुल। था, याद होगा अरुण जी। बाबू। तो वो जो है सो तो निश्चित रूप से इधर जो अजय मंडल अजय मंडल है। चलिए तो देखिए अब भागलपुर की बात कर लेते हैं संजय जी से। संजय जी आपकी क्या जानकारी है भागलपुर को लेकर? नहीं, मैं सहमत हूँ इसमें सब लोगों से कि अजय मंडल को एज मिलते हुए दिख रहा है। और वैसे तो जितने भी एनडीए के सिटिंग सांसदों को टिकट दिया गया, सबके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। और मोदी जी जब आए तो उन्होंने कहा कि मोदी जी के नाम पर हम लोग सब एक हो जाते हैं। तो अजय मंडल को सामाजिक समीकरण का भी लाभ मिला, जो ठीक है, वो मोदी जी का लाभ तो मिला ही, सामाजिक समीकरण में भी जो मंडल जो है वहाँ के दबंग जाति है और मंडल ही वहाँ की राजनीति को तय करते हैं। तो मंडल और बूलो मंडल भी आ गए इधर, उसका भी इनको फायदा मिला। गोपाल मंडल जो पहले मुखर थे वो भी शांत हो गए। तो वहां पर सामाजिक समीकरण पूरी तरह से इंटैक्ट हो गया था अजय मंडल जी के साथ। वहीं पर कांग्रेस का अजीत शर्मा जो थे, इनको लगा कि जो महागठबंधन का समीकरण है, उस समीकरण की बदौलत हम नैया पार लगा देंगे, लेकिन उस समीकरण में भीतरघात हो गया। वो समीकरण का लाभ इनको नहीं मिला और मुस्लिम मतदाता वहां उदासीन थे। तो उन मुस्लिम मतदाता की उदासीनता, आपसी शहरी क्षेत्रों में कम वोटिंग हुई, शहरी क्षेत्रों में कम वोटिंग हुई। और जिस तरह से मंडल समाज के लोग मुखर थे वहां भागलपुर में, कई लोगों से मेरी बात हुई, वैसी मुखरता अजीत शर्मा के लोगों के पास नहीं थी। तो उसकी वजह से भी अजय मंडल को हम लोग पूरी तरह से एज दे सकते हैं। चलिए तो देखिए अजय मंडल को सभी लोग एज दे रहे हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए अभी रवि उपाध्याय सर ने बात की थी दिग्विजय सिंह की दादा की, तो हम बांका की बात करते हैं, गिरिधारी यादव बनाम जयप्रकाश नारायण यादव। रवि उपाध्याय सर आपसे ही शुरुआत करते हैं, सरोज जी के पास तो आएंगे, इनके पड़ोस का जिला है। तो आपने क्या महसूस किया बांका में इन दोनों की लड़ाई में? गिरिधारी यादव, पहले तो टिकट ही नहीं मिल रहा था, टिकट मिल गया। मुझे पता है कि ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जिन लोगों की लिस्ट मांगी गई थी सीएम हाउस में, उनमें गिरिधारी यादव से नहीं मांगी गई थी, बहुत मुश्किल से टिकट मिला और ये लड़ाई हुई। लेकिन क्या रिजल्ट आ सकता है, क्या उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, देखिए यहाँ पर जयप्रकाश यादव निश्चित रूप से लड़ाई देने का अथक प्रयास किया, लेकिन हम तो कहेंगे कि आरजेडी में ही कुछ लोगों ने वहां पर भीतरघात किया, धोखा दे दिया। हाँ, आरजेडी का अंदर से भीतरघात हुआ है। इसको हम बोलिएगा तो ऑफ द कैमरा नाम भी बता देंगे। अच्छा, ऑफ द कैमरा नाम बता देंगे। भीतरघात हुआ है, इसलिए यहाँ पर एनडीए के उम्मीदवार निश्चित रूप से जीतेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत। भीतरघात के कारण जयप्रकाश नारायण यादव हार रहे हैं। बिल्कुल। और गिरिधारी यादव चुनाव जीते। अरुण सर, ये वो लालू प्रसाद से जगन्नाथ, ये जयप्रकाश की करीबी है ना, ये दल में ही बहुत लोगों को रास नहीं आती। अच्छा। तो जो इशारा कर रहे हैं अभी
रवि जी, तो उसका ये रिफ्लेक्शन था। और ऐसे भी जब लालू प्रसाद के कहीं दो ही धुरी है ना, एक तरफ तय करना है कि लालू जी और दूसरे तरफ तय करना है एनडीए समर्थक। तो कुल मिला जुला कर जब ये स्थिति वहाँ, तो लालू प्रसाद के रोज दाहिने बाएं जैसे हम दोनों बैठे हैं, जयप्रकाश वैसे ही दिखते हैं। वो कहीं ना कहीं एक उसका भी तीखापन वहाँ था, मतलब अपनों ने ही हरा दिया। हाँ, तो और वहाँ बिल्कुल गिरधारी यादव। चलिए सरोज जी, आपके तो पड़ोस का जिला, आप क्या महसूस कर रहे हैं? जो रवि उपाध्याय जी कर रहे हैं, अरुण पांडे जी कर रहे हैं, सहमत हैं? थोड़ा सा अंतर है हमारी राय में। बिल्कुल। देखिए, जो लड़ाई वहाँ यादवी महासंग्राम हुआ बांका में, उसमें एक चीज देखना बहुत जरूरी है कि जो अपर कास्ट वोटर है उन्होंने क्या किया। बिल्कुल। और अपर कास्ट वोटर का जो मूड और मिजाज था वहाँ पे, वो निश्चित तौर पर जयप्रकाश जी का अपना जो स्वभाव है, विचार है, मृदुभाषी है, सबसे मिलते हैं। और गिरधारी जी को लेके एक था स्टैंड फॉरवर्डों का कि उनको इस बार सबक सिखाना है। तो वो वोट कहीं ना कहीं से, हम नहीं कह रहे कि बहुत बड़ी मात्रा में, लेकिन काफी संख्या में अपर कास्ट वोटर जयप्रकाश यादव लालटेन में भी वोट उनका पड़ा है। अच्छा, एकदम इसको आप 4 को नतीजे आएंगे, आप महसूस करिएगा आप लोग भी। लेकिन अपर कास्ट वोटरों ने भी सहयोग किया जयप्रकाश यादव को लेके, व्यक्तिगत जयप्रकाश यादव को लेके। दूसरी बात, यादवों में जो वोट जाता था ज्यादा गिरधारी यादव में, क्योंकि इस बार पूरे बिहार में, केवल बांका की बात नहीं है, यादवों ने एक मन बनाया तेजस्वी यादव को लेकर, लालू यादव को लेके, कि हमको तेजस्वी यादव को मजबूत करना है। तो उसका भी फायदा जयप्रकाश यादव को वहां मिलता हुआ दिख रहा है। और जो पिछला चुनाव में जो प्रबंधन के लेवल पर जयप्रकाश यादव पिछड़ जाते थे, लगता है कि उस गलती से उन्होंने सबक सीखा। तो आप कह रहे हैं कि बांका में गिरधारी यादव, हमारा यही कहना है कि बांका में लालटेन जलना चाहिए, ये मेरा बांका में लालटेन जलना चाहिए। देखिए, सरोज सिंह पड़ोस के रहने वाले हैं, जमुई के, और ये कह रहे हैं बांका में लालटेन जल सकता है। संजय जी, ये तो 2-1 हो गया, अब आप बराबर करेंगे कि आप 3-1 कर देंगे? नहीं, देखिए, बिहार में कुछ सीटें ही ऐसी हैं जहाँ जाति भर से जाति को लड़ाया गया, उसमें एक बांका भी, कि दोनों यादव ही उम्मीदवार, एनडीए के भी उम्मीदवार और महागठबंधन के उम्मीदवार। इस बात में सच्चाई है कि गिरधारी यादव से नाराजगी थी, दोनों बाहरी हैं, प्रकाश यादव भी बाहरी हैं और गिरधारी यादव, दोनों बांका के नहीं। फिर भी जो नाराजगी शुरू में थी, बांका के कई मेरे मित्रों से मेरी बात होती थी, तो शुरू में गिरधारी यादव को तो लोगों ने ये किया कि नहीं, अब इस बार आपको हम सबक सिखा देंगे। लेकिन बाद में चीजें जाकर के डाइल्यूट हुई, और डाइल्यूट होने के बाद उन्होंने कहा कि छोड़िए, गिरधारी यादव को मत मानिए, आप मानिए नरेंद्र मोदी को। अगर मोदी जी को मानना है तो फिर गिरधारी यादव के पक्ष, और खास करके महिलाएं, वहां भी जैसे बिहार के अन्य लोकसभा क्षेत्रों में, बांका में भी महिला मतदाताओं का प्रतिशत 8-10% अधिक है पुरुष मतदाताओं की अपेक्षा। जिनको आप साइलेंट वोटर कह लीजिए या महिला मतदाता किसके साथ खड़ी हैं, ये चीजें अब करीब करीब रिफ्लेक्ट होने लगा है कि वो महिलाएं मन बना चुकी, न पति का, न पुत्र का, न परिवार का उन पर प्रभाव है। वो खुद डिसाइड कर लेती हैं, 1 महीना 2 महीना पहले से मन बना ली थी कि हमको किनके पक्ष में वोट करनी है। उनको न जयप्रकाश यादव से लेना है, न गिरधारी यादव से लेना, मोदी से लेना है, नीतीश से लेना है, उनको मोदी जी से लेना है और नीतीश जी से लेना है। और जो सरोज जी कह रहे थे कि अपर कास्ट का जो रिजेंटमेंट था, जो एक गुस्सा था, महिलाओं में वो गुस्सा नहीं था, और बाद में अपर कास्ट के लोगों ने भी गिरधारी यादव के पक्ष में मतदान किया है। मुझे तो गिरधारी यादव को एज मिलते हुए दिख रहा है। चलिए, तो देखिए 3-1 है। जोड़ना चाहिए, इन्होंने जब बात कही ना, एक चीज हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि पुतुल देवी जब लड़ी थी पिछला चुनाव, 1 लाख प्लस वोट लाई थी, तो इस बार तो नहीं लड़ी वो। हमको उस 1 लाख वोट पर भी नजर रखनी चाहिए, जो दिग्विजय बाबू के नाम पर, पुतुल देवी के नाम पर और महिला के नाम पर मिला 1 लाख प्लस वोट, वो वोट कहाँ गया, इसका भी ख्याल जब बांका का आकलन करेंगे। चलिए, देखिए, अब चलते हैं खगड़िया। मुझे खबर है कि शाम को भूंजा खाते हैं आप, मकई भी बहुत रहता है, और खगड़िया में मकई की खेती। तो खगड़िया में चिराग पासवान का हेलीकॉप्टर उड़ेगा कि बैठ जाएगा, या फिर संजय कुशवाहा, सीपीएम, कहा जा रहा था कि संजय कुशवाहा जीतेंगे तो लाले लाल हो जाएगा। तो आपकी जानकारी क्या कहती है? मेरी जानकारी खगड़िया को लेकर एकदम क्लियर कट है, उसमें कहीं कुछ नहीं है, वहाँ हेलीकॉप्टर को क्रैश हो जाना है। अच्छा, राजेश वर्मा चुनाव हार रहे हैं? वर्मा वहाँ 100% चुनाव हार रहे हैं, एकदम दावे के साथ हम कर सकते हैं। इसमें मेरे दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है। खगड़िया के इलाके में हम 2-3 दिन घूम गए, बाहरी बनाम लोकल का मामला इतना वहाँ पर टाइट था जिसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। कोई देखना नहीं चाह रहा है
लेकिन मोदी जी, इसकी चर्चा संजय जी कर रहे थे, मोदी मैजिक, मोदी जी के सहारे वो जितना आगे चले जाएं, लेकिन जो जीतने वाला स्कोर है उस स्कोर को वो टच नहीं कर पा रहे। चलिए, तो खगड़िया में एनडीए हार रहा है, राजेश वर्मा हार रहे हैं, चिराग पासवान के उम्मीदवार, और सीपीएम का खाता खुल रहा है, संजय कुशवाहा चुनाव जीत रहे हैं। अरुण पांडे जी, देखिए, खगड़िया कंस्टिट्यूंसी में ये संजोग था कि इस बार के चुनाव में दोनों नए चेहरे थे। सिटी एमपी चौधरी महू एक असर को टिकट नहीं मिला, अब वो तो फिर लौट आए हैं, पार्टी छोड़ दी उन्होंने, राजद में आ गए। अब ये दोनों कैंडिडेट में अजय, जो संजय कुशवाहा है, उनका व्यक्तिगत स्वभाव, सरलता, ये बड़ी सराहना वहाँ लोगों को मिली। और जो ठीक उसी तरह से इस बार चिराग ने, जिसको कहिए कि चुनाव में विनिविटी के लिए जो कुछ शर्तें मैंने आपसे पहले चर्चा की कि धनबल और बाहुबल क्या क्या, उसमें धनबल की बड़ा चर्चा थी, जो लोजपा का कैंडिडेट था। बड़ी पिछले दिनों बड़ा चर्चा हुई थी कि कहाँ भागलपुर में गुंडा बैंक चलता है, ये सब भी चर्चा थी। अब ये रही बात कि उनका कौन सा कारोबार क्या है, लेकिन टोटल बातें जो छन कर आई है, वहाँ एनडीए का रंग में भंग हो सकता है, वो सीट फिर एनडीए के खाते में जाएगी। ऐसा एक वही सीट नहीं, रंग में भंग हो सकता है मतलब इंडिया ब्लॉक के खाते में जाएगी, आप क्या कर रहे हैं? यही बात कर रहा हूँ मैं कि वहाँ वो सीट है जहाँ की सब कुछ के अलावा इस बार के चुनाव में वहाँ सिर्फ कैंडिडेट को लेकर के, और वो सीट एनडीए को फिर वहाँ जीत दोहराना कठिन है। वो सीट जो अभी लोजपा 5 सीट लड़ रही है, कोई एक सीट अभी चुनाव नतीजा आने के पहले लॉस सीट दिख रही है कि वो सीट उसके हाथ से निकल जाने वाली तय दिख रही है, वो खगड़िया है। तो चलिए देखिए, खगड़िया में अरुण पांडे भी सहमत हैं कि राजेश वर्मा चुनाव हार सकते हैं। चलिए हम आते हैं संजय जी के पास। संजय जी, आपकी जानकारी क्या कहती है खगड़िया को लेकर? नहीं, उसमें संजय कुशवाहा को एज मिलते हुए दिख रहा है, सीपीएम को और इसलिए एज मिलते हुए दिख रहा है कि राजेश वर्मा को लगा कि हम अपने प्रभाव से मतदाताओं को प्रभावित करते हैं। लेकिन खगड़िया का मिजाज थोड़ा इस बार अलग रहा, और मतदाताओं ने स्पष्ट खुल करके, चूंकि वही एक लोकसभा को मैंने ऑब्जर्व किया जहां के मतदाता मुखर होकर के बोल रहे थे, बाकी जगह लोग साइलेंट थे, लेकिन वहां के मतदाता मुखर थे, और संजय कुशवाहा के प्रति जो लोगों के मन में भाव था वो बाहर निकल के आ रहा था। तो वहां लग रहा है कि सीपीएम, एक तो कि सीपीएम जमीनी पार्टी है, जमीन से उनके रिश्ते हैं, संजय वहां के स्थानीय हैं और मृदुभाषी हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो आपकी सेवा के अलावा और कोई चीज है नहीं, मैं तो आपको और तरीके से सेवा कर नहीं सकता हूँ, और चुनाव के बाद भी आप चुनाव में मत दे न दे, हमको तो आप ही के बीच में रहनी है। ये बात लोगों को कनेक्ट किया जब उन्होंने कहा कि मुझे तो आप ही के सेवा में रहनी है, अब आप तय करेंगे, पार्लियामेंट में भेजेंगे तो ज्यादा मजबूती से सेवा करेंगे, नहीं भेजेंगे तो हम यहाँ। ये बात खगड़िया में बहुत मुखर होकर के सामने आई है, और लगता है कि इनको मन लंबे अंतर से एज मिलते हुए दिख रहा है। लंबे अंतर से देखिए खगड़िया में सीपीएम को एज मिलता दिख रहा है। रवि उपाध्याय सर, देखिए तीनों के तीनों कह चुके कि राजेश वर्मा हार रहे हैं, वहां संजय कुशवाहा की जीत हो रही है, आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, निश्चित रूप से संजय कुशवाहा और जो हेलीकॉप्टर उम्मीदवार थे वो किस समाज से हैं आप सब लोग समझ रहा है, तो कुशवाहा वोट में ही डेंट लगा, और वो सरल और सुलभ, जो हम बार बार कहते हैं, तो वो सरल और सुलभ है, ग्राउंड जीरो का वो आदमी है। तो ऐसे में वो उनकी लोकप्रियता भी बहुत है, और निश्चित रूप से वहाँ 51 नंबर उनको मिलेगा संजय कुशवाहा को। तो देखिए 4 में 4 सभी ने कहा कि खगड़िया में एनडीए को नुकसान हो सकता है, राजेश वर्मा चुनाव हार सकते हैं और संजय कुशवाहा चुनाव जीत सकते हैं। एग्जिट पोल में हम भी बताएंगे 1 जून को। चलिए अब अंतिम सीट पर आते हैं, समस्तीपुर को लेकर क्या जानकारी है? बेटा बेटी की लड़ाई, एक तरफ से सांभवी चौधरी, देश में सबसे कम उम्र की उम्मीदवार अशोक चौधरी की बेटी, और दूसरी ओर से महेश्वर हजारी, जेडीयू के ही मंत्री, उनके बेटे सनी हजारी, पिता दिन में चुनाव प्रचार नहीं कर पाते थे, रात के अंधेरे में जाते थे। तो यहाँ लड़ाई किस रूप में हुई? एकदम सही कह रहे हैं कि एक अजीब तरह की लड़ाई हुई भाई। कोई दिन में प्रचार कर रहा है, कोई रात में प्रचार कर रहा है, दोनों नीतीश कुमार के मंत्री हैं। तो खैर ये अपना पुत्र मोह है और तमाम चीजें हैं, राजधर्म अपने सब लोगों ने निभाया, लेकिन वहाँ लड़ाई हमको लगता है कि 50-50 का हमारे हिसाब से आकलन है। 50-50 का है, कोई भी चुनाव प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा दिक्कत ये है कि आपको वहाँ पर पासवान वोटरों, ऐसा तो नहीं है कि दोनों मंत्रियों को आप नाराज नहीं करना चाहते इसलिए 50-50 कर रहे हैं। अगर नहीं करना होता तो आपके साथ बैठते ही क्यों आपके मंच पर संगत पंगत में। खैर जब हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं तो आंकड़ों के आधार पर कर रहे हैं
किसी को खुश करने, किसी को नाराज करने के लिए नहीं कर रहा है। तो वहां पर जो पासवान वोटरों का डिवीजन हुआ, वो आंकड़े एकदम एग्जैक्ट किसी के पास नहीं है। डिवीजन हुआ है तो कितना हुआ है? अगर वो पासवान वोटर अगर ज्यादा 80% 90% अगर सन्नी हजारी को गया होगा तो अपर एज होगा सन्नी हजारी को। अगर 50-50 हुआ होगा तब फिर शाम्भवी चौधरी वहां पर आगे। तो चलिए 50-50। रवि उपाध्याय जी, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से चिराग पासवान ने इस बार सोशल इंजीनियरिंग किया उस सीट पर, क्योंकि जो सरोज जी कह रहे हैं पासवान, तो वो शाम्भवी चौधरी पासी समाज से है और उनके साथ भूमिहार का कॉम्बो भी आ गया, किशोर कुणाल की बहू। तो ऐसे में समझा जा सकता है जब कॉम्बो हो जाता है आदमी तो इसी थोड़ा ताकतवर हो जाता है। और जो सनी हजारी के पिताश्री हैं वह दिन में नहीं निकलते थे, रात में निकलते थे, यह ओपन फैक्ट है। तो ऐसे में कहां तक वो पेनिट्रेट कर पाएंगे मतदाताओं को, ये समझने वाली बात है। तो ऐसे में शाम्भवी चौधरी ही हमारे समझ से 51 मार्क्स की दावेदार है। चलिए, तो शाम्भवी चौधरी 51, रवि उपाध्याय सर के हिसाब से। संजय जी, आप क्या कह रहे हैं? शाम्भवी चौधरी थोड़ी मुखर दिखी है मंच से भी और लोगों के बीच में भी। वोट में, अब वोट में भी मैं मानता हूं कि किशोर कुणाल जी का लाभ उनको मिला, क्योंकि किशोर कुणाल जी को लोग पॉलिटिकल एक व्यक्तित्व के तौर पर लोगों ने नहीं देखा, तो उसका लाभ मिला। रह गई बात की पासवान समाज की, पासवान समाज के लोगों ने भी वोट किया है, शाम्भवी को वोट किया है। क्योंकि समस्तीपुर में मैंने भी फीडबैक लेने की कोशिश की कि क्या सन्नी हजारी वहां प्रभावी हुए या वहां पर चिराग पासवान चले। पासवानों ने शायद चिराग पासवान की बात ज्यादा मानी, जो मेरी जानकारी है। अब वैसे एग्जैक्ट तो कुछ पता चलता नहीं है, लेकिन कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, पासवान समाज ने भी शाम्भवी चौधरी पर ही मुहर लगाई है, क्योंकि वो चिराग पासवान की कैंडिडेट है। तो जो बता रहे हैं कि 51 का एज मिलते हुए, मुझे भी लगता है कि शाम्भवी चौधरी को एज वहां मिलते हुए दिख रहा है। तो चलिए, देखिए संजय सर भी 51 का एज दे रहे हैं, 51 का। अरुण सर, आपका कैलकुलेटर क्या कर रहा है? देखिए, नीतीश कैबिनेट के 2 मंत्रियों के बीच में एक द्वंद्व था। एक की बिटिया थी और एक का बेटा था। दोनों मंत्रियों से मेरी चुनाव के बाद बात हुई, तो एक मंत्री ने तो दावा किया कि भाई 50,000 से हमारा सुपुत्र जीत रहा है। सुपुत्र जीता, मतलब महेश्वर हजारी ने दावा किया। जब आपने सुपुत्र कह दिया तो स्पष्ट ही हो गया ना। एक मंत्री से बात हुई सेम डे, उन्होंने कहा कि सर इस बार बिल्कुल हम कॉन्फिडेंट हैं और हमारी जीत हो रही है। और इधर से एक और बात थी, जिन्होंने दावा किया कि 50,000 से जीत हो रही है, भले ही वो रात को घूमे या दिन में घूमे, उनकी लेगेसी बेटा के लिए तो सब कुछ कर ही रहे थे। तो बिल्कुल था, ये नीतीश कुमार ने वहाँ चेता भी दिया है। अब वो हार जीत जिस किसी की हो, सन्नी हजारी हारे या जीते, फिलहाल महेश्वर हजारी की कुर्सी आफत में पड़ी दिखती है, इसलिए कि चेता दिया है नीतीश कुमार ने कि चुनाव के बाद उनकी कैलकुलेटर क्या कर रहा है, नतीजा क्या होगा? तो नतीजा में जो दावा अभी दिख रहा है, मुझे भी लगता है वहाँ कि समस्तीपुर में फिर एनडीए जो है शाम्भवी चौधरी। तो चलिए, देखिए हमने बताया आपको जमुई का हाल, भागलपुर का हाल, बांका का हाल, खगड़िया का हाल, समस्तीपुर का हाल। तो वरिष्ठ पत्रकारों और पॉलिटिकल एनालिस्ट की संगत पंगत में आगे जो वीडियो लेकर आएंगे उनमें 5 और लोकसभा क्षेत्रों का हाल बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।